बीओबी का बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि पहले वीपीएच कैसे बनता है, क्योंकि पहले जितना भी बोर्ड में हम लोग देखे हैं वीपीएच वोल्टेज में पावर आईसी का इनपुट होता है, फिर बॉक कोयल में बॉक सप्लाई बनता है, तो उसका रिटर्न फीडबैक लाइन जब सीपीयू से मिलता है तो हमारा एलडीओ बनता है। तो अभी वीपीएच का जगह में वीपीएच तो है, लेकिन बीओबी एक फिर से वही सेम वोल्टेज का क्यों ज़रूरत पड़ता है उसको हम देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा वीपीएच कैसे बनते हैं। वीपीएच बनने का बाद ही जाके आगे हमारा बीओबी के बारे में समझ पाएंगे। तो वीपीएच के लिए पहले हमारा चार्जर लगाने का बाद पहले वी बस लाइन जो हमारा ओबीपी आईसी पे यहाँ से जाके ओबीपी आईसी पे इन होता है। ओबीपी आईसी से इन होने का बाद वहाँ से सीधा वी बस लाइन आपको चार्जिंग आईसी पे जाने को मिलेगा। तो चार्जिंग आईसी में क्या होता है, जो मोबाइल में 2 पावर आईसी या 3 पावर आईसी लगता है, उसी मोबाइल में पावर आईसी ही चार्जिंग आईसी का रोल निभाता है। तो उसमें से एक फास्ट पावर आईसी, एक सेकंड पावर आईसी और एक थर्ड पावर आईसी होता है। तो हर पावर आईसी में कुछ ना कुछ एलडीओ लाइन बनते रहते हैं। उसी तरह जो पावर आईसी में वी बस इन करेगा वही पावर आईसी ही फास्ट पावर आईसी होगा और वो वीपीएच प्रोड्यूस करेगा। तो वीपीएच बनने का बाद फिर वो कॉयल पे आपका जाएगा, जिसको हम लोग वी स्विचिंग बोलते हैं। और कॉयल पे जाने के बाद कॉयल का जो आउटपुट रहेगा, यहाँ से आईसी से जब निकला और यहाँ से कॉयल का जब आउटपुट गया, उसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच। और वो आउटपुट फिर से वही आईसी का अंदर आता है, जो कि फीडबैक लाइन बोला जाता है, ताकि वो आने का बाद बाकी पावर आईसी है अपना वीपीएच बनाने का बाद वही वीपीएच को अपना फिर इनपुट बनाएगा, जो कि पावर आईसी का बॉक कोयल, जितना सारा बॉक कोयल लगे रहता है उसको बनाने में मदद करेगा। बॉक कोयल सीपीयू पे कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने का बाद जो हमारा करंट लेवल बढ़ेगा और करंट लेवल बढ़ने का बाद में बॉक कोयल का जरिया से एलडीओ लाइन बनेगा। मतलब पावर आईसी फिर एलडीओ लाइन बनेगा। बॉक कोयल में करंट लेवल बढ़ेगा, जो कि सीपीयू कमांड करेगा, उसको स्टेबल होने के बाद एलडीओ लाइन बनता है। तो जहाँ पे वीपीएच लाइन ज़रूरत था उस जगह में बीओबी का रोल क्या है, तो अभी जो पावर आईसी फास्ट पावर आईसी होता है वो वीपीएच बनाता है। ये एक जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। अब जो पावर आईसी सिर्फ सेकंड पावर आईसी का काम निभाएगा वो बीओबी बनाता है। तो एक बार बीओबी का बारे में देखिए। बीओबी बनने के लिए वीपीएच चाहिए। अब वीपीएच किसको चाहिए? सेकंड पावर आईसी को चाहिए। जैसे पहला पावर आईसी था PM660, तो अभी सेकंड पावर आईसी है PM660L। अब वीपीएच बनने का बाद जब यहाँ पे पावर आईसी में इन होता है, पावर आईसी पे जो कैप रहता है वो कैप पे जब वीपीएच इन हो जाता है, जिसे पावर 1 पे इन हुआ, वहाँ पे अपना वो बॉक कोयल पे जाएगा, बॉक कोयल से सीपीयू पे, सीपीयू से फिर एलडीओ बनेगा। उसी तरह सेकंड पावर में भी जो कैपेसिटर पे जब वीपीएच जो है इन होता है, तब क्या होता है, सेकंड पावर आईसी बीओबी बनाता है। और सेकंड पावर आईसी 3 पॉइंट में बीओबी 1 2 3 ऐसे 3 आईसी में 3 डॉट रहता है, तो तीनों डॉट से बीओबी निकलता है। और निकलने का बाद जैसे वीपीएच एक कॉयल पे जाता है और स्विचिंग होके आगे पावर आईसी के लिए वीपीएच रेडी करता है, उसी तरह बीओबी भी एक कॉयल पे जाता है और वहाँ से फिर रिटर्न स्विचिंग होके स्विचिंग के लिए VSW वोल्टेज स्विचिंग जो है वो फिर BST BOB 1 2 3 उस हिसाब से फिर स्विचिंग के लिए अंदर घुस जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका VREG BOB लाइन जो है निकलता है। अब ये जो VREG BOB लाइन होता है, जिसे वीपीएच में 3.8 वोल्टेज रहता है, इसमें वैसे 3.2 से लेके 3.8 वोल्टेज तक रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वोल्टेज हल्का फ्लक्चुएशन रहता है। जब मोबाइल का ऊपर जैसे लोड गिरेगा उस हिसाब से ये स्टेबल होते जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा बीओबी बनता है। वीपीएच मिलने के बाद सेकंड पावर आईसी बीओबी बनाता है। अब बीओबी क्या काम में आता है?
देखिए जब कंपनी को पता चला कि एक पावर आईसी पूरा बोर्ड का एलडीओ लाइन बनाता है, तो पावर आईसी बार बार उड़ने लगता है। तो उसके लिए जब दो पावर आईसी बनाया गया तो 2 वीपीएच बनेगा। अब 2 वीपीएच बनने से पावर आईसी को सीपीयू कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फीडबैक लाइन का प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेंस और फीडबैक ये दोनों लाइन बहुत ज़रूरी है। जैसे वीपीएच जब बनता है तो अपना सेंस के लिए फिर रिटर्न फीडबैक लाइन हिसाब से आता है, वैसे वीओबी भी एक सेंस लाइन अपना फिर आईसी का अंदर देता है। आईसी उसको सेंस करता है कि हाँ वीओबी बन रहा है। अगर ये वीओबी लाइन में अगर कहीं भी शॉर्टिंग रहा, कुछ रहा, तब क्या होता है, ये सेंस लाइन आईसी को जो कमांड करेगा उस हिसाब से वो फ्लक्चुएशन स्टार्ट करता है, और सीपीयू भी अपना एलडीओ लाइन बनाने को पावर आईसी को ऑर्डर नहीं देता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है, वीपीएच से ही वीओबी बनता है, लेकिन उसको पावर आईसी का ऊपर लोड रहने से क्या होता है कि 2 पावर आईसी प्रॉपर काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, पहला पावर आईसी और सेकंड पावर आईसी। पहला पावर आईसी, ये देखिए ये पहला पावर आईसी है। जब वीओबी बनता है वो फिर फर्स्ट पावर आईसी पे घुस जाता है। फर्स्ट पावर आईसी पे सेंस लाइन बनने के बाद फर्स्ट पावर आईसी पे फिर चले आता है, ताकि फर्स्ट पावर आईसी को पता चले कि वीओबी उधर अपना काम कर रहा है तो ये भी अपना काम कर रहा है। अगर दोनों पावर आईसी से कोई एक पावर आईसी में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो दोनों पावर आईसी का कॉइल में फ्लक्चुएशन आ जाता है, और ख़ास करके जब वीओबी लाइन में प्रॉब्लम आता है तो लो बूटिंग का प्रॉब्लम आता है ज़्यादा। तो वीओबी लाइन में और वीपीएच लाइन में जब प्रॉब्लम आता है तो लो बूटिंग रहता है, लेकिन क्या है कि वीपीएच लाइन को हम लोग कंफर्म समझ पाते हैं और उसको निकाल के हम लोग खुद चेक करते हैं कि पावर का तरफ प्रॉब्लम है या चार्जिंग का तरफ प्रॉब्लम है। लेकिन वीओबी का कॉइल को आप निकाल के चेक नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आईसी में प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इसको चेक करने का एक सबसे आसान तरीका है, जो है कि पहला पावर आईसी का एक रीसेट लाइन होता है जो कि सीपीयू को जाता है, जो कि 1.8 होता है। उसी तरह सेकेंड पावर आईसी का भी एक रीसेट लाइन होता है जो कि सीपीयू को जाता है। अब जो पावर आईसी का रीसेट लाइन बन रहा है, आप जानिए कि वो पावर आईसी सही है। अब हमको सेकेंड पावर आईसी में काम करना है। तो अगर प्रोसेस सेम है तो वीपीएच का लोड को घटाने के लिए अगर वीओबी बना हुआ है तो फिर वीओबी कौन सा सेक्शन में जाता है, वीपीएच कौन सा सेक्शन में जाता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सीधा बोर्नियो पे चलते हैं और बोर्नियो पे जाके चेक करते हैं कि वीपीएच कौन कौन सा सेक्शन में जा रहा है और वीओबी किस में जा रहा है। तो हर आईसी में अलग अलग फंक्शन रहता है। उसी तरह जैसे अभी यहाँ पे क्लिक किया हूँ मैं, ये देखिए वीपीएच का जो है, वीपीएच यहाँ आईसी से निकला और इस कॉइल पे गया और यहाँ से वीपीएच आउट हुआ स्विचिंग होके। जब आउट हुआ तो यहाँ पे देखिए एपीटी आईसी है और यहाँ पे आपका 4GPA है। उसको छोड़ के ये जो पावर आईसी, ये पावर आईसी ये चार्जिंग का भी काम करता है और पावर आईसी का भी रोल करता है। तो यहाँ पे पावर आईसी और बक कॉइल का बीच में जो कैप है ये वीपीएच का इनपुट होता है। तो इसलिए यहाँ से भी यहाँ आ गया, मतलब एलडीओ बनाने के लिए बक कॉइल को जो सप्लाई ज़रूरत पड़ेगा, बक कॉइल को जो करंट ज़रूरत पड़ेगा, तो पावर आईसी का इनपुट नहीं रहेगा तो बक कॉइल पे करंट नहीं बनेगा, वहाँ पे भी आ गया। उसको छोड़ के हमारा सेकंड पावर का इनपुट भी वीपीएच बनता है। उसका बाद आपका यहाँ पे स्पीकर सेक्शन में भी जाता है और आपका 2GPA में भी जाता है। मतलब कुल मिला के बोलने से वाइब्रेटर, 2G, एपीटी, स्पीकर और इसे बहुत सारा सेक्शन में, जैसे कि इसमें है आपका VDD रैम रहता है, रैम के लिए अलग से सप्लाई बना है, उसके लिए भी फास्ट पावर से जा रहा है जो कि वीपीएच ज़रूरी है एनेबल के लिए। बहुत सारा 3.8 वीपीएच बोलने से बहुत सारा आईसी का वो आईसी को सप्लाई देता है। सप्लाई मिलने के बाद जब एनेबल मिलता है और सीपीयू से डाटा क्लॉक मिलता है तब आईसी काम करता है। तो ये हो गया बिटमैप पे हम समझे। फिर वीओबी क्या है, वीओबी तो जनरेट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीओबी लिखते हैं। डायग्राम पे जाके वीओबी अगर लिखते हैं तो वीओबी क्या है, सीधा U501 पे आ गया। हम लेआउट
देखिए, जब हम VREG BOB को जब हम लोग सर्च करेंगे तो एक चीज़ मैं क्लियर यहाँ बता देना चाहता हूँ। हमारा BOB बनता है सेकंड पावर में। जिस मोबाइल में थर्ड पावर रहता है वहाँ सेकंड और थर्ड दोनों में BOB बनता है, क्योंकि लोड को डिवाइडेड करने के लिए बनता है। जैसे VPH का जो लोड है पूरा सेक्शन में ना गिरे, इसलिए लोड को डिवाइडेड करने के लिए BOB बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड पावर है, 801 है, और यहाँ लेआउट में भी दिखा देता हूँ आपको। 801 ये हो गया सेकंड पावर, और यहाँ सेकंड पावर पे क्या होता है, VPH इन हुआ। कैप का माध्यम से जब VPH इन होता है यहाँ VDD BOB बनता है, और वही VDD BOB से आपका स्विचिंग वोल्टेज स्विचिंग BOB बनता है, जो कि इस कॉयल पे आएगा। और कॉयल से रिटर्न मैं आपको पहले एनिमेशन का माध्यम में भी बताया था, कॉयल से फिर रिटर्न आता है स्विचिंग हुआ बोल के कंफर्म करने के लिए आईसी को, और वही कंफर्म से ही VREG BOB बनता है। और VREG BOB जो है आगे जाएगा हर सेक्शन पे जहाँ ज़रूरी है, लेकिन वही लाइन से एक सेंस का लाइन है जो कि पावर आईसी का अंदर आता है। तब वो लाइन आने का बाद और कहाँ जाता है पहले हम उसको जानते हैं, ये कहाँ पे ज़रूरी है, कौन सा सेक्शन को चला रहा है, तो उसको हम जानेंगे। ये अभी हम लोग सेंस का पास में है। VDD फ्लैश का पास में आ गए, जो कि फ्लैश लाइट के लिए काम करता है। और कैमरा में जो हमारा LDO लगे रहते हैं, जो कि 5 पिन का रहता है, बीच में 1 पिन और चारों तरफ 4 पिन। उसमें क्या होता है, इनपुट, जैसे हमारा VPH इनपुट करता है, इसी तरह BOB यहाँ पे देखिए इनपुट कर रहा है। कैमरा को VDD एक एनेबल सिग्नल मिलेगा, तब ग्राउंड ऑलरेडी है यहाँ, तब वो आउटपुट करता है। तब LDO जब आउटपुट करता है तब जाके कैमरा अपना जो है काम करना चालू करता है। तो यहाँ पे जो 3.2 से लेके 3.78 तक जो वोल्टेज मिल रहा है BOB से, वही वोल्टेज लास्ट में आउट होता है तो 2.8 का हिसाब से। तो एक तरफ से ये कैमरा का LDO को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ जितना भी जैसे जितना भी कैमरा है, मतलब जैसे आजकल क्या होता है ना, मैक्सिमम मोबाइल में 3 कैमरा 4 कैमरा 5 कैमरा लगा रहता है, तो उस टाइप का कैमरा को कंट्रोल करने के लिए जो LDO या छोटा छोटा बक आईसी लगे रहता है, उस सारा को कंट्रोल करने के लिए BOB का काम होता है। मतलब कुल मिला के बोलने से VPH जो सेक्शन को चलाता है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया उसको BOB चलाता है, क्लियर बोलने से। और BOB आईसी में अगर प्रॉब्लम आता है तो मान लीजिए कि हमारा LDO सेक्शन पूरा प्रॉब्लम आ जाता है। BOB देखिए यहाँ से निकला यहाँ और फिर चला गया आईसी पे, और आईसी से निकल के ये कैप पे आता है, और ये कैप पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे कैमरा का ये जो 5 पिन है LDO, 5 पिन LDO जो है इस सारे चीज़ पे जाता है। उसको छोड़ के वो फास्ट पावर को फिर से इन हो जाता है, ताकि फास्ट पावर पता चले कि दोनों पावर आईसी का प्रॉपर काम हो रहा है। तब फास्ट पावर सेकंड पावर दोनों का जब सेंस होगा CPU का साथ, तब पूरा बॉक लाइन जो है स्टेबल हो जाता है। तो कुल मिला के दोनों आईसी जो है ज़रूरी है, और दोनों आईसी का अगर कोई भी लाइन में अगर हमारा प्रॉब्लम आ जाता है, दोनों आईसी का अगर कोई भी लाइन में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो मान लीजिए कि हमारा जो CPU है वो ये सब बॉक कॉइल पर वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं कर पाता है, वहाँ फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो उस कंडीशन में कौन सा आईसी ख़राब है वो कैसे जानेंगे, उसको जानने के लिए हमारा काम होता है कि हमको पहले चेक करना पड़ेगा ये फर्स्ट पावर और सेकंड पावर दोनों पावर का कौन सा रीसेट लाइन CPU पे प्रॉपर 1.8 दे रहा है। उस लाइन पे लगा हुआ कंपोनेंट्स पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारा 1.8 आएगा। तो जिसका नहीं आएगा उस आईसी को हम निकाल के चेंज करेंगे या उस लाइन पे हम लोग काम करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और तो लेआउट पे जाएंगे, लेआउट पे जाके हम U801 है, U801
U801 सेकेंड पावर है, तो जिसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि उसमें PS होल्ड और पावर ऑन रीसेट जो दो लाइन है उसका कहाँ पे है। क्योंकि वो दो लाइन से कोई एक लाइन हमको अगर मिल जाता है, उस पर अगर हम 1.8 चेक कर लेते हैं तो मैक्सिमम काम जो है हमारा बन जाएगा। कि पावर कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं वो हम जान पाएंगे। मैं उसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि अगर 2 पावर आईसी या 3 पावर आईसी लगा हुआ है, उसमें अगर आप खुद जान जाते हैं, ये देखिए PON ये एक है और ये फॉल्ट N ये है। ये PON और फॉल्ट ये दोनों से आपका पता चल जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जैसे कि इसको अगर हम कॉपी करते हैं, ये कहाँ पे गया है, ये डायरेक्ट ये डायरेक्ट फास्ट पावर पे एंट्री हुआ है और फास्ट पावर पे एंट्री हुआ है, इसका TP पॉइंट है। ये TP पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। या देखिए तो डायरेक्ट हम आ गए रीसेट, ये आरिजिन का लाइन है, आरिजिन का लाइन है और PS होल्ड और PON रीसेट और PON आउट, सब टोटल लाइन एक ही जगह है। ये एक रजिस्टर है। ये रजिस्टर को अगर हम चेक करेंगे, इसमें अगर 1.8 आ गया तो 501 जो है हमारा फास्ट पावर है, वो फास्ट पावर ओके है। ये फास्ट पावर ओके है, हम क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पहला काम होता है कि फास्ट पावर को चेक करना कि फास्ट पावर ओके है या सेकंड पावर ओके है। तो अगर हम रीसेट लाइन से ही कंफर्म हो जाएंगे, तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा फास्ट पावर ओके है। और फास्ट पावर ओके होने के बाद हम अगर ये फॉल्ट N लाइन को चेक करेंगे, इस लाइन पे अगर 1.8 नहीं आया तो जान जाएंगे कि हमारा सेकंड पावर में प्रॉब्लम है। अगर आ गया तो कहीं ना कहीं हमारा कोई लाइन जो है LDO सेक्शन को फ्लक्चुएशन करवा रहा है, या तो CPU में प्रॉब्लम, CPU ड्राई सोल्ड है। तो यहीं से ही हम कंफर्म होते हैं। कभी कभार क्या होता है, PS होल्ड बन जाता है, रीसेट लाइन पूरा प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन LDO लाइन में हल्का फ्लक्चुएशन रहता है तो सेट ऑन नहीं हो पाता है। कभी कभार स्टेबल हो जाता है लेकिन सेट ऑन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है। ज़रूरत पड़ने से पावर को रिवॉल्व करके भी लगाना पड़ता है। तो रीसेट लाइन को अगर हम कुल मिला के अगर हम चेक करते हैं तो वहीं से हम फास्ट पावर सेकंड पावर को अच्छा से क्लियर हो पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स बताया कि VOB लाइन को हम प्रॉपर कैसे जाने। VOB लाइन एक VPH लाइन की तरह ही है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी बोला जाता है। तो VOB लाइन किस में रहेगा, जो सेक्शन में एक पावर IC से डबल है, ज़्यादा है, मतलब 2 पावर IC 3 पावर IC 4 पावर IC है, उस सेक्शन में ही VOB मिलेगा। नहीं तो एक पावर IC वाला जगह में हमको VOB नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ VPH मिलेगा। और जिस एक जगह में VOB मिलेगा वहाँ पे VPH फास्ट पावर पे रहेगा, और फास्ट पावर से VPH बन के कुछ सेक्शन बनता है, फिर उसके बाद VOB फर्स्ट सेकंड पावर में बनता है, फिर थर्ड रहने से थर्ड पावर में भी अलग से VOB बनता है। तो कहीं ना कहीं VPH पावर में इन होता है तब VOB बनता है। तो उसको हम चेक करने के लिए रीसेट लाइन हमारा चेक करना बहुत ज़रूरी है।